ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको। द्विचर संक्रिया जैसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं ना मैम। और सेट पढ़ने के बाद सेट के साथ ही थोड़ा सा देखेंगे हम इसके साथ फंक्शन, फलन, ज़्यादा नहीं शॉर्ट, बाकी तो आपके उस वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ जैसे कई बार यूज होगा ना शब्द फंक्शन क्या है, तो जैसे आपके ध्यान नहीं हो, किसी के ध्यान है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं इसमें ग्रुप। समूह। देखो सीधा सा जो प्योर मैथमेटिक्स होता है अपने पास से, वो शुरू होता है किसी समुच्चय से। समुच्चय हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अब इसके बाद इस पर जैसे जैसे हम रूल बढ़ाते जाते हैं, तो पहले बनता है रिलेशन, संबंध, है ना। संबंध में और कंडीशन जोड़ देते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर बन जाता है फलन, ठीक है ना। अब फलन में भी बहुत सारी टाइप होती हैं ना। उसके बाद फिर और कंडीशन ऐड करेंगे, ये वाली अपन द्विचर संक्रिया वाली, समुच्चय के साथ में। तो इसमें कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, फिर बनेगा अपने पास समूह बनेगा, है ना। अब समूह में भी क्या है कि इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, बहुत सेंसिटिव है देखो। तो इसमें क्वेसी हुआ, लूप है, मोनोइड है। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया मोनोइड की कंडीशन क्या है, अगर अपन ने नहीं पढ़ी तो भूल गए हम उसको, ठीक है ना। अब इस समूह को पढ़ लेंगे, तो फिर समूह में अपने पास से कैटेगरी चलेंगी। तो समूह के बाद अपन इधर आएंगे, तो इस समूह में जैसे पहले पढ़ लेंगे हम चक्रीय। चक्रीय के साथ ही फिर इसमें अपने पास से साइक्लिक, और इसके साथ ही हम पढ़ लेंगे इसमें एक आवेली या क्रम विनिमय जो आता है अपने पास, है ना। और इसके साथ ही इसके बाद अपने पास से दो तीन चीजें जैसे आती है अपने पास से, क्या, उपसमूह, है ना। और फिर अपने पास इसमें विशिष्ट उपसमूह, ठीक है। और इसमें फिर एक आएगा अपने पास से विभाग उपसमूह। अब जैसे आपको दिख रहा है देखो, उपसमूह समूह का जैसे छोटा हो गया, सेट का सब सेट आता है इस तरह से, कंडीशन बनेगी। फिर उसमें और एक कंडीशन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, विशिष्ट बन जाएगा। और एक आता है हमारे पास, आपको पता हो तो कोसेट। अब कोसेट है, विशिष्ट, यहाँ तक पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम बनाते हैं क्या, विभाग लास्ट में ना। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर हमारे पास आती है समाकारिता। और समाकारिता में देखो हमें ये सब ध्यान रहना चाहिए। और बीजगणित जैसे आप पढ़ के तो पहले ही आए हो, तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बताओ, अब समझना है। देखो एक्चुअली पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा अंतर होता है, और आपकी समझ का टेस्ट होता है, पढ़ाई का नहीं होता है। क्यों, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बीएससी में तो आपको पता ही थे, वो 5 साल के पढ़ लिए, तो उनमें से ही आना है। आपने पढ़ा हुआ है तो आप लिख दोगे। तो यहाँ क्या चाहिए, हमें समझना है थोड़ा सा। और समझ नहीं आया तो आप क्लास के बाद भी, या 1-2 दिन और मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप नंबर पर उसमें यह है कि आप अपना नाम और बैच नंबर भेजेंगे ना। जो प्रॉब्लम आप व्हाट्सअप भी कर दोगे, तो भी हम जैसे टाइम मिलेगा तो आपको उसके जवाब दे देंगे ऐसे। और जैसे मान लो आज पढ़ा आपने कोई चीज़, अभी कुछ नहीं पढ़ा, ये याद नहीं करना है ना, ऐसे गौर से देखने की कोई बात नहीं। तो ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ क्या क्या अपन पढ़ेंगे ऐसे सिस्टम। तो उसके बाद अगले दिन जैसे आओ, आप स्टार्टिंग में ही पूछ लो आप, है ना, या फिर क्लास के 10 मिनट बाद भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और फिर भी टाइम नहीं मिले तो रिकॉर्डिंग रहती है, उसको वापस देख लो आप, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत है तो आप किसी तरह से पूछ सकते हो, लेकिन पूछने का काम आपका है। कई बार क्या, कहीं को थोड़ा सा लगता है क्लास में भाई हेजिटेशन होता है, शर्म आती है ना, जैसे कई बार इंसल्ट लगती है ऐसे, भाई सबको आता हो मुझे नहीं आता, ऐसे सबको ही लगता है ऐसे। तो इसमें अपन चलेंगे समुच्चय से।
अरे नहीं नहीं, गोला क्यों, इससे साफ नहीं होगा कैसे? ब्रेस ही नहीं चल रहा क्या? ठीक है। इसको भी साफ। अब देखो सेट पे चलते हैं। मैंने रेड दिख तो रहा है ना ये समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है अपने उसमें, ये तो सब नहीं पढ़ा हुआ, नॉर्मल बोलना है आपको, ऐसी बात नहीं है, खाली स्माइल नहीं देनी, बोलो एक बार। क्या होता है समुच्चय? अरे 9-10 से चलता है समुच्चय। कुछ भी बोलिए जैसे। नहीं देखो, समुच्चय कुछ नहीं है, एक तरह से जैसे आपकी क्लास का कह दिया जाए सभी के नाम लिख लो एक तरह से, है ना। अब ये जैसे मैंने बोला सभी के नाम लिख लीजिए, है ना, जो जो इस क्लास में है, तो ये सही से परिभाषित है? कहाँ दिक्कत है बताओ इसमें? समुच्चय का सीधा सा रहता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, है ना। और ये कोई याद नहीं रखना अपने, कोई समुच्चय नहीं आना है एग्जाम में, बस ये थोड़ा सा ध्यान रहे, कहीं शब्द यूज करेंगे तो आपको सुपरिभाषित संग्रह। अब इसमें हमने ये शब्द यूज किया सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, है ना। अब इसको जैसे मैंने कहा ना, इसे क्लास के सभी के नाम लिख दो। अब इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए आपकी कौन सी है, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स बैच फर्स्ट के सभी स्टूडेंट के नाम लिख दो, तो ये सुपरिभाषित हो गया, है ना। अब मान लो ये तो आपको तो पता है, आप तो क्लास में बैठो, बाहर में किसी कहता इस क्लास के सभी के नाम लिख दो, तो पूरी सूचना नहीं मिलती ना उसको। जैसे तो कोई भी ऐसा सेंटेंस आए तो उसका फिर हम सेट बना लेंगे जैसे, और सेट को हम किससे, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, XYZ तक, ए से लेके सेकंड ग्रेड। अब ये भी लिख दूं क्या? तो ये सुपरिभाषित हो गया एक तरह से। हमें जो इसमें से जो आगे चीज़ काम में आएगी, एक शब्द यूज होता है, कौन सा अपने पास, नल या अरिक्त समुच्चय। तो क्या होता है, देखो एक चीज़ का बता दूँ आपको, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, सेंटेंस में हल्का सा अंतर होगा बस। हम मान लो परिभाषा ही दे दी, स्टेटमेंट आ जाते हैं थ्योरम्स के, अब उसमें हर शब्द का ध्यान रखना होता है। जहाँ भी हम आगे चलेंगे ग्रुप में, आगे नॉर्मल सब ग्रुप सब में, जो भी हमारे पास समुच्चय काम में लेते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अरिक्त होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा अरिक्त होते हैं। अब कहीं भी जैसे आपने अरिक्त छोड़ दिया तो ये क्या होगा, उससे गलत हो गया हो। अब आपको लगेगा ए ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है, उसने खाली अरिक्त का अंतर किया और आपने पहले से कभी ध्यान दिया नहीं कि अरिक्त की कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चलेंगे ना ग्रुप में, आप कोई भी बुक देख लेना, उसमें आगे लिखा हुआ होगा जी कैसा है, अरिक्त समुच्चय है, तो उसमें एक अवयव कम से कम होना चाहिए, तभी वो अपने पास से आगे हम बढ़ सकते हैं चीज़ों के लिए। अरिक्त समुच्चय सबसे इंपॉर्टेंट, यही याद रखना, बाकी हमें शायद ही कोई काम पड़ेगा ज़्यादा। तो अरिक्त समुच्चय में तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, अरिक्त समुच्चय की, जिसमें जो रिक्त नहीं हो, जिसमें कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, ठीक है ना। और रिक्त, अरे सॉरी आदत वही पड़ी हुई है ना,
आएगी एक आध दिन में याद है। नॉन नल, नॉन एम्प्टी, रिक्त, नल या एम्प्टी। रिक्त समुच्चय में क्या रहेगा अपने पास से? कोई अवयव नहीं होगा ना। तो इसका नोटेशन क्या रहता है हमारे पास? फाई और बताओ, एक और रहता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, एक क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ये फिर कंफ्यूज कर देता है उसमें। एक हमारे पास रहता है ये खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट है ना, ये दोनों ही इसी के नोटेशन है। और इसके बीच मान लो मैं कोई अलग लिखता हूँ, अब इसमें फाइल लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? अब ये नल है कि नहीं है, मतलब रिक्त है या नहीं है? तो समुच्चय का निशान अपने पास ये रहता है, बीच में नंबर्स होती है ना। तो इस ब्रैकेट में कुछ भी लिख देंगे तो फिर वो नल नहीं, नल के केवल 2 ही साइन है। तो इसमें आप क्लियर हैं भाई, या तो ये होगा या ये वाला होगा। तो आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमें एग्जाम में किसकी दिक्कत आती है, मैं तुम सबसे ज़्यादा बताओ, टाइमिंग की। क्वेश्चन होते हैं 150, और 150 ढंग से अगर तसल्ली से पढ़ोगे ना, और आप पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो 150 तक पहुंच ही नहीं पाते बन, इसलिए तो बड़ी मेरिट कम रहती है ना मैथ की। तो बहुत से क्या ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो हमें पता होती है, बाद में हो सकता है आप और अच्छा कर दो, डबल नंबर ले आओ, लेकिन वहाँ तो टाइम फिक्स है। तो इन चीज़ों का क्लियर है अपने पास, जैसे ये आएगा तो उस पर ध्यान नहीं देना, आपके पास ये 2 है ना। एक अपने पास से परिमित और अपरिमित, उसमें क्या होगा, जिसमें अपने पास से काउंटेबल नंबर होंगे और एक में अपने पास से अनंत तक होंगे। तो परिमित अपरिमित हो गई है ना। और इसमें जो हमारे काम में आएंगे ना, जैसे ठीक है, दोनों बात से जैसे पहला सेट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, ये सब आपको लिखे तो लिखना, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये सब टाइप्ड है, आपको मिल जाएगा मैटर है ना, खाली डिस्कशन है इनका। और ये हमारे कोई इसमें सिलेबस में नहीं है, केवल ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रहे, और नहीं भी तो वहाँ भी अपन करते रहेंगे डिस्कस। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है, ठीक है। तो यहाँ डॉट कितने लगाते हैं अपन? हाँ पता होगा ना आप कितने लगाने होते हैं वैसे, जैसे अप टू इन्फिनिटी के लिए हम 3 डॉट लगाते हैं नॉर्मल है। तो इस सेट की कोई खासियत क्या होती है? जैसे इस समुच्चय की कुछ विशेषता है, वो हमें काम आएगी। जैसे बताओ, एक तो इसमें जितने भी अभी अब जैसे स्टार्टिंग से देंगे, पहले से दूसरे का, नेक्स्ट का है ना, अंतर कितना है? इकाई है ना। और दूसरा, ये गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? वैसे तो अनंत समुच्चय है, अभी अब कितने इसमें? अनंत हैं, लेकिन ये गणनीय में आता है, क्योंकि इसमें एक रूल है, एक के बाद अगला कितने अंतर पे आएगा? 1 के अंतर पे आएगा। तो ये हमें पता है इसमें, तो इसलिए इसको किसमें? गणनीय समुच्चय में माना जाता है इसको, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद अगला कौन सा आता है? होल। ये अपने पास 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है ना। तो इसकी भी वही सेम कंडीशन है, इसमें केवल क्या यूज हो गया? 0 आ गया। इनमें आपस में कोई संबंध? देखो आपस के संबंध हमारे यहाँ ग्रुप में यही काम आएंगे हमें, बाकी तो आपने पढ़ रखे हैं। आपस में क्या संबंध है इनमें, ये बताना है आपको। एन के बाद डब्ल्यू आता है, ये भी तो एक संबंध ही है, बताओ हैं? आपस का संबंध पूछा है मैंने। देखो मुझे क्या समुच्चय डिटेल नहीं पढ़ाना आपको, मुझे तो उतनी बातें ध्यान में लानी है जो आपके ग्रुप में काम आएंगी, नहीं तो पावर सेट और वो सब चलते रहते हैं। करेक्ट, ये इतनी नंबर है, सब इसके अंदर है। यानी इन दोनों में रिलेशन क्या है? एन डब्ल्यू,
एन किसका है? डब्लू का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। तो एन के सभी अवयव इसके अंदर हैं, तो ये उपसमुच्चय की बात ये ही ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। इसके बाद क्या लेंगे हम? इंटीजर जेड और आई, जेड भी लिखते हैं और आई भी। तो ये अपने पास से कहाँ से चलेंगे? 0 ±1 ±2 ±3, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, ठीक है ना। तो इनमें भी क्या रिलेशन है? वो तो चले गई भाई, जो ऊपर थे एन डब्लू में और डब्लू हमारे पास किस में? जेड में, सारे उसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़, मैं इसलिए बता रहा हूँ वो वाली, अगर जेड कोई कंडीशन फुलफिल करता है तो उस कंडीशन को ये भी फुलफिल कर देंगे। तो जल्दी से हाँ मत किया करो, फिर मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा ऐसे। तो पहले सोचा करो हल्का सा। देखो प्योर मैथ का यही रूल है, अपने को समझ नहीं है चीज़ को। बहुत चीज़ें ये कर दे, ये नहीं करेगा। देखो उपसमुच्चय होते भी नहीं करेगा, जैसे क्या नहीं करेगा बताओ? नेगेटिव है। अगर कोई प्रॉपर्टी जेड के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं इसके लिए भी हो। यहाँ हम एक चीज़ कह सकते हैं लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन होती है, इसके लिए। फिर ये बड़ा किस बात का हुआ भाई? बड़े का ये तो बड़े काम करेगा, ये छोटा है तो ये जो काम करेगा वो तो ये करेगा ही, लेकिन ये जो काम करेगा वो सारे काम ये करे जरूरी नहीं है। चलो एग्जाम्पल बताओ क्या नहीं करेगा? जैसे जैसे देखो ये जो कहना तो यही चाह रहे हैं शायद। अब ये नंबर से इनको अपन ऐड करते हैं, तो ऐड करोगे तो नई नंबर इसी में आएगी ना, है ना। इसमें भी ऐड करोगे तो वो नंबर इसी में आएगी, ठीक है। कोई भी सी भी दो ले लो आप, क्योंकि ये किसकी एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब मान लो मैं घटा लेता हूँ 2 नंबर, कोई सी भी 2, जैसे 3 में से 2 घटाए मैंने, 1 तो 1 तो है हमारे पास। अब 2 में से 3 घटाए तो -1, तो इसके पास तो नहीं है ना, लेकिन इसमें है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उल्टी चीज़ है, ध्यान रखना है। इनमें जो कंडीशन फॉलो होगी वो अगले वाले में भी होगी, लेकिन अगले में जो हो रही है वो इसमें वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ग्रुप में काम आएगी। अब इसके बाद अगली नंबर, अगला सेट समुच्चय कौन सा आएगा? इनके नाम तो आपको ध्यान है ना, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक, ठीक है ना। और आगे बताओ, परिमेय लिख देते हैं, है ना। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। नोटेशन क्यू रहता है। अब आपको जो अच्छा लगता है वो पी क्यू लिखूं या एम एन लिखें, आप जो कहेंगे। कंडीशन बताओ, पी और क्यू किस में बिलोंग करेंगे? जेड के, जेड होंगे। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेरी गुड, सही है। अब इसमें अब पीछे वालों से रिलेशन देखो, हमें ये तो सब याद है आपको, हमें तो रिलेशन से मतलब है। अब क्यू और एन में क्या रिलेशन है? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ छोटे छोटे। 0 है मेरे पास, अब 0 क्यू में है या नहीं, पहला क्वेश्चन। अगर एक भी अवयव नहीं हुआ तो सबसेट वाली कंडीशन तो होगी नहीं, उपसमुच्चय तो होंगे ही नहीं, अगर एक भी हमने ऐसा ढूंढ लिया तो, है ना। तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि जी क्या है? पी तो बन सकता है नहीं, पी हम क्या ले लें? 0, क्यों पी पे तो हमने कहा नहीं कि पी 0 नहीं हो सकता, क्यों हमारी तो नीचे वाले के लिए कंडीशन है। क्यू क्या ले लें? 1, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 0। तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये क्यू के अंदर आ गया, ठीक है। अब ऊपर वालों में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में ही कोई नंबर ऐसी है कि हमारे पास जो क्यू में नहीं हो? कोई भी नहीं है ऐसे। 1 है, जैसे 1 को भी 1/1 लिख सकते हो, 2 है तो 2/1 लिख सकते हो, और 1 के नीचे 1 का भाग तो दे ही सकते हैं हम, तो बटे की बन गई संख्या है, ठीक है ना।
तो Q के अंदर सभी है, तो ये रिलेशन आगे भी चलेगा। N W के अंदर है और W Z में और Z किस में आ गया, Q में। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इस लाइन में। क्यों क्वेश्चंस में यही होगा कि G है, G क्या है, Q है, Z है, W है, N है, ठीक है ना। तो इनकी थोड़ी थोड़ी नेचर आनी चाहिए। अब चलो ये उपसमुच्चय तो इसने बना लिया इन तीनों को, इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आ गई जो इनमें नहीं है। इन तीनों में देखो सिमिलरिटी है, इनके आपस में एक से अगले का अंतर एक ही है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, चाहे ऋणात्मक हो है तो वही, -1 -2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इकाई है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, सभी नंबर्स की इकाई रहती है। यहाँ पर ऐसा है क्या, यहाँ पे तो 0 के बाद ही मान लो मैंने लिख दिया 1/3, और इनके बीच में भी बहुत सारी हो जाएंगी ना, या 0 1 2। अब ये संख्या रेखा है मान लो अपने पास, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, अनंत होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर एक संख्या से अगली संख्या के बीच में कोई संख्या नहीं थी, यहाँ गैप था, ठीक है ना, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं थी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये सभी काम में आएंगी। सोच के आना किया अगर, देखो मैं मेरी आदत खराब मान लो या सही मान लो जो भी है, क्यों आओ सोचवाना भी जरूरी है। तो ये बात सही है, देखो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात सही है, ठीक है ना। लेकिन अपरिमेय भी होती हैं, कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अब जैसे √2 है, कितनी होती है, 1.4 कुछ ऐसे, 41 ऐसे कुछ होती है ना। परिमेय अपरिमेय पहचानना तो जानते हो ना आप। देखो अपने कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे कोई याद नहीं रखना है विशेष, तो इसलिए सीरियस नहीं होना आप। वो एक तो पहली बात तो कंडीशन है। तो ये है जैसे, तो यहाँ कहीं होगी नहीं है, तो परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अनंत बहुत ज़्यादा काम में आ गया आपके, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो क्या दब गया भाई अपने आप। ये क्या है, इससे कितनी दूरी बना के रखनी होती है, ये क्या है, मेरे पास जाने से अपने आप ही कमांड ले लेता है। तो ये जैसे है अपने पास से एक मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो 3 3 3 3 अनंत तक जाएगी, है ना। एक अपने पास ये √2 वाली 4 1। अरे यार इसकी दूरी का बताओ आप, मैं क्या कर, नहीं वो तो हो जाएगा ठीक है, पर ये अपने आप ही वो हो जाता है ना, 1 फीट दूर रहूँ मतलब ऐसे, है ना। अब ये दो संख्या है, ऊपर वाली और नीचे वाली में अंतर बताओ। परिमेय अपरिमेय की बात चल रही है अपने को, तो शांत अशांत नहीं होना है, देखो शांति रहना है अपने को तो। हाँ देखिए क्या है इसमें, जैसे ही दोनों में ही अनंत तक जा रही डॉटेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाली कैसी आवर्ती है, जैसे इन्होंने कहा ना अभी, दूसरे में कोई रूल फिक्स नहीं है, और आ गया कभी कुछ आ गया, जितना आगे अपन जाते जाएंगे। तो ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद आवर्ती नहीं है, तो वो तो कैसी जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी अपने, ठीक है ना। और जो आवर्ती रहेगी अपने पास से वो परिमेय रहती है, नॉर्मल है। यहाँ तक ठीक है, आगे हटा दें इसको। ठीक, अब इसमें अपरिमेय पे चलते हैं अपन थोड़ा सा, और कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है परिमेय का। खैर जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे परिमेय जेड इनके ही रहते हैं।
इरेशनल, है ना। अब इसका नोटेशन मुझे मिला नहीं, कहीं आप बताएंगे क्या होना चाहिए। जैसे अभी तक तो आप सब बता रहे हैं, ये जेड है, ये क्यू है, ये एन है, इसका बताओ। आपने कहा था शुरू में कि नंबर सिस्टम तो पता है हमें कौन कौन सेट होते हैं। अब बताओ इसका क्या रहता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखना है अपने को। अब परिमेय संख्याओं को कैसे लिखें बताओ। जो परिमेय नहीं है, सीधी सी बात ये होती है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो कैसी होती है, अपरिमेय है ना। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, समुच्चय में भी आते, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे गुस्सा मत होना, है ना। जैसे ये कोई सेट है अपने पास से, यूनिवर्सल सेट यू, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। अब इसमें कोई समुच्चय मेरे पास ए, ओके। तो हम ज़्यादा पूरे बोर्ड की बात नहीं कर रहे, यहीं की सोच रहे हैं। तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसमें भी अवयव होंगे भाई। यू में मान लो मैं कह देता हूँ 1 2 3 अप टू 10, ये यू के अंदर है, ये सार्वत्रिक मान लिया मैंने ना। और ए में आप बता दो, जो बुरा लग रहे हो उनको छोड़ देते हैं। 2 4 6 8 ये इसमें, ठीक है ना। तो मैं u माइनस ए करता हूँ, u माइनस ए, तो ये कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये जो एरिया होता है ये u माइनस ए, है ना। तो इसको हम नोटेशन किससे देते हैं, आपको ध्यान है, ए डैश, और कहीं कहीं अपन ए पे थोड़ा सी लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो Q में जो नहीं है वो किस में है, वो उसमें आ जाएंगे। तो हम दिखाना चाहें तो अपरिमेय संख्याओं किससे दिखा सकते हैं, QC, है ना। जो परिमेय नहीं है। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि वो कौन सी आएगी, समुच्चय U क्या बनेगा यहाँ के लिए। चलो कोई नहीं, अभी इतना ही रहने दो इसको। बाकी तो आपको पता ही है, जैसे 7th 9th में आती है अशांत दशमलव, दशमलव के बाद अशांत वो आए, एक तरह अनंत तक जाए और आवर्ती नहीं हो, तो वो अपने पास अपरिमेय में आता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे काम का है, वास्तविक। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ये नहीं चला क्या, तो ये तो अपने बताइए, आर से वो करेंगे। आगे क्या लिखना है बताओ आप, वो डिफाइन कैसे करते हैं। काम की चीज़ ये है, वास्तविक तो पता है अपने को, जितनी संख्या हम जानते हैं सब वास्तविक हैं। अब लिखें कैसे, समुच्चय को भी तो लिखना है कैसे, क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ भी आ जाता है जैसे। माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और ओपन। एक तो ये माइनस अनंत से अनंत के बीच में जो संख्याएं आएंगी सभी वो कैसी होंगी, अपने पास वास्तविक होंगी। इसमें ब्रैकेट मत लगा देना, है ना, क्योंकि ये अवयव नहीं होते इसके, अनंत और माइनस अनंत, वो फिर आता है एक्सटेंडेड हो जाता है, वो अपने काम करने जैसे। दूसरा और लिख सकते हैं इसको हम Q, इसमें क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, और इसके साथ जोड़ दें हम कौन सी, अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय दोनों को मिल जाएंगी तो क्या बन गया अपने पास, ये पूरा वास्तविक संख्याओं का बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम कहते चले आ रहे हैं, जैसे n किस में अपने पास से W, और W Z, और Z किस में थे सभी Q में। अब Q डैश मत कर देना सभी को, कहिए ना वो उसमें नहीं है। और Q सभी किस में है, R में।
और दूसरा इसमें क्यू डैश भी किस में है, क्यू सी भी किस में, आर में। तो ये दोनों कंबाइंडली क्या हो जाएंगे अपने पास से, आर हो जाएगी। तो ये सभी संख्याएं जितनी हमने अब तक पढ़ी, परिमेय, परिमेय पूर्णांक, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और अनंत किसी का अवयव नहीं होता, ये क्लियर है। अब आर में और क्यू में क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है ना। आर तो क्या है, आप कोई भी नंबर लोगे ब्रह्मांड की, वो सब किसके अंदर आ गई एक तरह से, आर के अंदर, जो वास्तविक है, आयोटा वाली नहीं। और लेकिन क्यू में क्या दिक्कत आती है, कोई दो क्यू वाली संख्याओं के बीच में क्या आ सकती है, क्यू सी की भी आ सकती है ना। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी फुली आर की होंगी वो सारी क्यू में हो जरूरी नहीं है, लेकिन क्यू में जो प्रॉपर्टी होंगी वो आर में होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन सी पे चलते हैं अपन, सी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्या है। कॉम्प्लेक्स, अब इनकी क्या प्रॉपर्टी थी, सी, एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। और एक्स वाई क्या है, बता, रियल या जेड, ये सोच के बता। भाई पूर्णांक है या रियल है, इतने सीरियस हो जाते हो यार। देखो ऐसे सीरियस नहीं हो ना, फट से करना होता है डिसीजन, जो गलत हो चाहे सही हो। और मैथ में एक चीज़ बढ़िया क्या होती पता है, वो एक बार अपन कोई गलत जवाब दे देते हैं तो फिर क्या है, उसका सही जो होता है ना वो हमें हमेशा याद रहता है। इसलिए घबराया मत करो, गलत बोलना है अपने को। तो रियल ले लेने को है ना, रियल नंबर रियल ही होती है, आपको अच्छी तरह ध्यान है, भूल जाते वैसे ही। जैसे मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा रूट 3, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, हमें तो आयोटा से मतलब है, आयोटा जहाँ से, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर है। तो इसमें देखो ये पहली वाली कैसी है, 2 कैसा है, परिमेय, और रूट 3 कैसा है, अपरिमेय, है ना। तो इसलिए पीछे तो बना जाना ही नहीं है, तो ये रियल नंबर्स है। तो और इसमें किसी का ऐसा तो नहीं है कि कोई जीरो नहीं हो, और कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें। और आयोटा क्या है ये पता ही है आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। आयोटा स्क्वायर क्या रहता है अपने पास, -1 हाँ चलो वैसे लिख देते हैं, तो रूट कर देते हैं ना, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अभी इसमें ये चला, ये लाइन आगे भी चलेगी क्या, बताओ। इसमें आगे सी काम में आ जाएगा क्या, जो काम की चीज ये है, या बाकी सी ये तो लिखना तो आप जानते ही हो। यहाँ आप कहाँ तक पहुँच गए थे, आर पे आ गए आप, है ना। और आर अपने पास से, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ सी आएगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये सबको याद है हमें, ऐसा नहीं है। हाँ बताइए। देखो मैंने अभी समझाया, आप मानते नहीं, मतलब आज क्या भाई गलत जवाब देना है अपने को। देखिए अपने डेफिनेशन है ना, उसको समझना है। आपको याद तो सबको, पढ़ी हुई सबने है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, इसलिए कंफ्यूज होते हो। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिखी 1 प्लस आयोटा 0, ये इसकी कंडीशन को कहीं फेल कर रही है क्या, इससे कोई लड़ाई तो नहीं हो रही ना इसकी। देख लो इसमें x एक वास्तविक संख्या है, y वास्तविक संख्या है 0, और लेकिन ये 0 कितना है, इसके साथ जिसको भी करोगे उसको 0 ही कर देता है ये। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि
1, और ये क्या हो गई है, आर हो गई नहीं, रियल नंबर हो गई, रियल नंबर की हो गई, सारी हो गई। 1 कहाँ नहीं था, सभी जगह था ना 1 तो, है ना। तो ये 1 किसके अंदर आ गया, ये उल्टा लिखना पड़ेगा, नहीं आप उल्टा समझ जाओगे। 1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, तो ये किसके अंदर आ गया, सी के अंदर आ गया। और 1 क्या था, एन में भी था, डब्लू में भी था, जेड में भी था, क्यू में भी था, है ना, और आर भी था। और हमने क्या पढ़ा है, किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो तो वो समुच्चय क्या होता है, उसका उप समुच्चय हो जाता है। तो इन सभी में है ना 1 तो ये किस में आ गया, सी में आ गया। तो जितनी भी नंबर हैं वो सभी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, बशर्ते उनका ये जो काल्पनिक भाग है शून्य होता है। काल्पनिक भाग क्या होता है, शून्य होता है बस, ठीक है ना। तो किसी भी रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा 0। x बदलते रहो, जितनी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सबको रख दो x की जगह, तो आयोटा 0 रखना है उसके साथ, तो वो सभी क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, ठीक है ना। और बाकी जो अदर होती है उसके अलावा भी इसमें होती है। तो इसका मतलब r किस में आ गया, c में आ गया। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलो आप। और 0 भी यही करेगा, x की जगह 0 लिख लोगे तो 0 प्लस आयोटा 0, ओके। तो यहाँ पर ये लाइन C तक जाएगी डायरेक्ट, और ये लाइन हमें याद रहेगी ना, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में यही होते रहेंगे रिपीट। ये तो बहुत कम होते हैं खैर अलजेब्रा में। जेड की बात करेंगे हम, क्यू की करेंगे, आर की करेंगे और सी की करेंगे। ये भी जैसे नीचे है तो ये काम में ये मान लो कि ऐसे ही आएगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा है इसको। तो ये लाइन आप लिख लो, आज का निष्कर्ष ये है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको, भाई सर ये एक एलिमेंट ऐसा मिल गया मुझे आर में जो सी नहीं बन पा रहा है, बाकी ये क्या है, सभी आपको पीडीएफ में और उसमें मिल जाएंगे सभी सेट लिखे हुए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे ही पढ़ लेना। बाकी ये लाइन लिख लो क्योंकि इस पर अपन डिस्कस करेंगे, और लिखने से क्या याद भी हो जाता है। और ये थोड़ा सा ये एक जैसे मत लिख देना है ना, बाद में 1 महीने बाद देखो ये डबल सी क्या लिखा दिया था, RCC हो जाए कहीं, है ना। तो ये उसका साइन लगाना थोड़ा सा। तो मैं भी इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, चलो लिख दो आप पहले। मैंने मना थोड़ी किया, ऊपर x लिखा है इसलिए मैंने, आपने x प्लस आयोटा 0 लिखा है। हाँ हाँ। तो वो रियल नंबर तो इसी बन रहा है, 0 से 0। देखो हम क्या है, रियल नंबर और ये पीछे के थे ना, इनको कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे ये बात कर रहे हैं। बाकी तो आप कुछ भी लिखेंगे, बाकी तो अपने पास x प्लस आयोटा बाई को 0 करते रियल वीएल सब आ गए। बाकी तो है ही अपने पास से, जैसे 2 प्लस आयोटा 3 या जो भी बनेंगे, ये सब तो कॉम्प्लेक्स है ही। हम तो ये करें भाई, ये सब जो नंबर लिखी पीछे इनके उपसमुच्चय है या नहीं है, सी के अंदर आ रही हैं या नहीं, ठीक है ना। तो सी जो है हमारे पास, ये जो लिखा है हमने, तो ये किस तरह का, ये तो आ ही रही है इसमें सभी, ये तो जनरल बात हो गई। अगर हम बाई को 0 कर लेते हैं तो क्या बनेगी, रियल नंबर मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो यानी कि सभी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं भी सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं हम इसमें। बाकी तो सभी आएंगी जो आप कह रहे हो भाई, दो जितने भी रखते जाओ, एक्स वाई बदलते जाओ, इनफाइनाइट नंबर बनेंगी बहुत सारी, ठीक है ना। लिख लिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी बताओ आप, सी में और आर में अंतर होता है थोड़ा सा। आर की प्रॉपर्टी क्या है, वास्तविक संख्याएं हम
डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और सम्मिश्र संख्या हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर बात है भाई? आपने ऐसे थोड़ी है कि अपनी गाड़ी का नंबर आयोटा में लिख रखा हो कहीं, ऐसा तो नहीं है ना। और कहीं भी लिखते हो आप आयोटा, कहीं यूज़ करते हो क्या? या क्लास में सबको गिनना है तो अपना ऐसे थोड़ी है ये 1+ आयोटा है, ये 2+ आयोटा, ऐसे नंबर देते हो अपन? नहीं देते ना। कारण क्या है इसका? तो पढ़ा आपने भी रखा है, ऐसी बात नहीं है, अपन खाली डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, आयोटा से कोई डर थोड़ी लगता अपने में से। नहीं, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आप सही बता रहे। भाई हम डेली लाइफ में आर यूज करते हैं, है ना। तो सी ये क्यों नहीं करते अपन? सी भाई आर है अपने पास, ये काम में आता है अपने, और सी नहीं आ पाता। क्या दिक्कत हो जाती है सी? सोचो जरा। नहीं आएगा। देखो एक चीज होती है इसमें, सी में क्या ऑर्डर नहीं होता। सॉरी, जैसे मैंने लिखा कोई नंबर है 2+ आयोटा 3 लिखा और 2 - आयोटा 3 लिखा, ठीक है। अब इनमें दोनों में दो नंबर हैं डिफरेंट भाई, एक में आपने बाई को 3 लिया है, एक में -3 लिया है ना। अलग अलग रियल नंबर यूज हो गई ना ये बाई की जगह। तो इनमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है? अपन देखते ही बता दें। बताओ, नहीं बता सकते। समस्त संख्याओं की यही दिक्कत है, इसमें हम क्या है, ऑर्डर नहीं होता, क्रम निर्धारित नहीं है। क्या नहीं है? क्रम निर्धारित नहीं है तो ये ज़्यादा संख्या में भाई सारी आर कितनी इनफाइनाइट है, और वो सारी आर भी इसके अंदर है, उसके अलावा फिर ये बनेंगी इस टाइप की, ये अलग है, तो हैं तो बड़ी है ना। तो लेकिन इनमें क्या है, क्रम निर्धारित नहीं है। वास्तविक संख्याओं में क्रम निर्धारित है। कोई भी संख्या लिख लो, आप तुरंत बता दोगे, आप देखते ही कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना, बता दोगे ना। चलो बताओ, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? मैंने शुरू में ही कहा था, आप सीरियस मत हुआ अगर इतने गलत ही, एक ही बात है, दोनों बराबर है, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, खाली कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए तो बता रहे हैं अपन। ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक है, इमेजिनरी पार्ट इनका 0 है। तो क्रम निर्धारित करने में कौन दिक्कत करता है? इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला। जैसे ही इमेजिनरी पार्ट यहाँ 0 हुआ, आपने तुरंत बता दिया एक ही बात, दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट से हम नहीं बता सकते। कब बता सकते? जब या तो मोड ले लें या इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। अब मोड लेने पे क्या हो रहा है, इसमें भी कन्फ्यूजन है। मोड लेके भी हम कह नहीं सकते कौन सी बड़ी छोटी है। मोड लेके देखो जरा, दोनों का बराबर आएगा, बराबर ही हो गया ना दोनों का। तो मोड में क्या है, 4, और यहां भी क्या करोगे, ये मोड भी ये निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन सी बड़ी छोटी है कौन जो है उसमें, क्योंकि ये किस में दिक्कत करता है। जैसे मान लो इसको जेड मानते हैं, ये क्या हो गई अपने पास से जेड बार हो गई, तो इन दो में नहीं कर सकता ये। मोड तो केवल डिफरेंट ही नंबर आ जाए तब बता सकता है मोड भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, जो सी है उसमें क्रम निर्धारित नहीं होता है ना। वास्तविक संख्याओं में क्रम निर्धारित होता है। तो आप लिखना चाहो तो ये चीज़ भले ही लिख लो, क्योंकि किताब में लिखी हुई मिलती नहीं है नॉर्मली, ये खाली परिभाषित करके छोड़ देते हैं उसको। देखो, सम्मिश्र संख्याओं में क्रम निर्धारित नहीं होता है।
इसलिए हम इनका प्रयोग दैनिक उपयोग में नहीं करते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्रम निर्धारित, वो लिख दे अक्रमित हैं, क्यों नहीं करते प्रयोग, अक्रमित हैं या जैसे भी है ना। और इसमें लिख जाए तो लिखने देना, कहीं भी साइड में लिख देना क्रम निर्धारित होता है ना। अब थोड़ा सा और वो लेते हैं आगे, थोड़े से यूज होते हैं पावर सेट और ये, उसकी और डिटेल ले लेते हैं। फिर अपन क्या कल से उस पर आ जाएंगे ग्रुप वाली कंडीशंस, बाइनरी और वो आगे चलेंगे फिर, है ना। फिर अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाए। एक इसमें जैसे मैंने लिखा, एक कोई समुच्चय है अपने पास ABC, 3 चीजें लिखी है ना। सॉरी। अब चलो इसमें चलते हैं। अब ये परिभाषित है भाई, ABC 3 अवयव है। अब ये कैसा है, परिमित है, परिमित है, परिमित है, 3 अवयव है। तो एक तो इसमें हम, तो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई हमारे पास, ठीक है ना। ये तो है समुच्चय। और हम सबसेट। अब सबसेट की परिभाषा क्या है, कोई ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव उसे बड़े वाले में हो या अगले वाले समुच्चय में, तो सबसेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इसमें जैसे ए, ये मैंने कोई वो लिखा है ना, बी सी ए बी सारे ही लिख देते हैं, वो तो थोड़ा सा क्या पावर सेट की वो डिस्कस करना है हमें ना, ठीक है। कितने नंबर में, 7। एक लिखते हैं हम इसमें 5, क्या लिखेंगे, रिक्त वाला। तो टोटल हो गए 8। तो ये 8 इसमें ए में है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, ए में कितने अवयव थे, 3। तो उप समुच्चय कितने बने उसके, 8, है ना। तो n कितना था अपने पास से, 3। तो यहां पर उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 8। नहीं, वो सही बता रहे हो आप। और ये 3 क्या है, n, तो 2 की पावर n से देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो उसमें अब इसमें सम्मिलित क्या है, देखो, एक तो 5 और एक ये क्या है, खुद a। अब हम कोई सा भी समुच्चय लें तो 2 उप समुच्चय उसके हमेशा होंगे, है ना। एक तो 5 और एक खुद। मान लो हमने समुच्चय क्या ले लिया, बी कोई समुच्चय ले लिया अपने पास से, लिखना नहीं है, इसमें ही लिखेंगे 1.5 है। अब इसमें पूछ लिया जाए कितने उप समुच्चय होंगे इसके, कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, एक तो ये खुद हो जाएगा, एक अपने पास ये हो जाएगा। क्यों, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है, कंडीशन ये हो गई ना। तो ये बात ठीक है। दूसरा इसमें इसको लिखते हैं हम PA, पावर सेट ऑफ ए।
ए का घात समुच्चय। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। फाई ए बी सी वैसे मत लिख लेना कहीं कॉमा लगा लगा के ना। अब इनके कोई एसी में लिख रहा हूं तो इसमें अगर मैं इनका क्रम बदल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्रम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मान लो बी सी को सी बी लिख दें या ए सी को सी ए लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। अभी अब देखने कितने हैं, क्या है, कहाँ पर है ना, है या नहीं है। तो इन्हें क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी समुच्चय पे। अभी अब उतने ही है, वही है, तो आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। अभी ए बी सी लिखा है इसको सी बी इस तरह भी लिखें तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है अपने। तो हाँ ठीक, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या अपने आगे पढ़ेंगे तो उनमें एक आध जगह आएगा पावर सेट, तो इसलिए ये अपने थोड़ा ध्यान में रह जाएगा, ठीक है ना।